पाश्चात्य काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हेसियड, डोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक प्लेटो, जो कि 427 से 347 ईसा पूर्व के इयोन नामक संवाद में मिलता है। प्लेटो का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए। जन्म 427 से में, मृत्यु 347 में। कहाँ हुआ था जन्म? एथेंस में। मूल नाम अरिस्टोक्लिस, गुरु प्रदत्त नाम प्लाटोन और अरबी फारसी नाम अफलातून, अंग्रेजी नाम प्लेटो। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं: प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार, जिसे आइडिया कहते हैं, ही चरम सत्य है। वह शाश्वत, अखंड तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। अर्थात विचार, जैसे देख पा रहे हैं, विचार या प्रत्यय का अनुकरण वस्तु जगत का अनुकरण कला जगत दिखाया गया है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मीमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है, जो हेय है। कला की अनुकरण मूल कला की उद्भावना या श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यावाद का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। प्लेटो आदर्श राज से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण या अनुकरण करता है, जो सत्य से त्रिधा अपेट 3 रिमूव्ड है। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए। पहला इयोन, दूसरा क्रातिलुस, गोर्गियास, फेदरुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया का या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं: अनुकरणात्मक, जिसे प्रहसन और दुखांत नाटक के अंतर्गत आ जाता है; वर्णनात्मक, डिथीरैब प्रगीत में आता है; और मिश्र, ये जो महाकाव्य में आ जाता है। प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने हैं: शब्द, माधुर्य, लय। प्लेटो ने कला को आग्रह माना है, जिसके आधार पर दर्शन और प्रयोजन 2 भेद पड़े। कला के मूल के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकी है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि था। उसकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क्स में संकलित हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। अरस्तु का मूल नाम अरिस्टोतिलेस था। अरस्तु का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जन्म 384 ईसा पूर्व, मृत्यु 322 ईसा पूर्व। स्थान मकदूनिया, पत्नी विथियास, शिष्य का नाम प्लेटो, गुरु सिकंदर था। अरस्तु ने पूर्व ज्ञान की परिभाषा दी। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रमुख 3 हैं:
पेरियोइएतिकेस काव्यशास्त्र है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का जो विवेचन करता है। तेखनेक रितोरिकेश भाषा शास्त्र है, भाषण, भाषा एवं भाव का वर्णन करता है। और तीसरी है वसीयतनामा, दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। अरस्तुकृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपनी सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। अरस्तु ने पेरिपोइएतिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईसा पूर्व के आसपास की। इस कृति का संक्षिप्त परिचय निम्न है। यूनानी मूल नाम पेरिपोइएतिकेस, अध्याय व पृष्ठ 26 व 50। प्रथम अंग्रेजी अनुवादक व अनुवाद टी विंस्टैनली ऑन पोएटिक्स 1780 में। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया है, जिनमें निम्न ढंग से दर्शाया जा सकता है, जिसे जल प्रयोजन, मिट्टी उपादानकरण, कुम्हार का चाक निमित्तकरण और अंतिम है घड़ा तत्व होता है। अरस्तु के काव्यशास्त्र में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। 1 से 5 अध्याय में विषय क्या है? अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन, कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद है। अध्याय 6 से 19 में यह ग्रंथ का केंद्रीय भाग है, जिसमें त्रासदी का सविस्तार विवेचन तथा इसकी परिभाषा, संरचना, प्रभाव आदि का वर्णन है। अध्याय 20 में पद विभाग आदि का व्याकरणिक विवेचन है। अध्याय 21 से 22 में पदावली और लक्षणा का निरूपण है। अध्याय 23 से 24 में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन है। अध्याय 25 में प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण है। अध्याय 26 में महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक मूल्यांकन है। आगे देखते हैं। अरस्तुकृत काव्यशास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। अरस्तु ने काव्यशास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की है। यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन व विश्लेषण, दूसरा प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांत, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। महाकाव्य, दुखांत, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेद तत्व हैं: माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांत के 6 अंग हैं, जो निम्न हैं: कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और अंतिम दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं: असंभव वर्णन, जो मन को अग्राहक हो; अयुक्त वर्णन, जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो; अनैतिक वर्णन, जिसमें स्वीकृति मूल्यों की अपेक्षा हो; विरुद्ध वर्णन, जहाँ 2 विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो; शिल्पगत दोष, कला संबंधी मूल है। अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए कुछ प्रमुख यूनानी शब्द देख लेते हैं। यूनानी शब्द पेरिपेतेइया स्थित विपर्यय से संबंधित है। अंग्रेजी अनुवाद देख सकते हैं आप, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। अनग्नोरिसिस अभिज्ञान से संबंधित है, रिकॉग्नाइजेशन से है। मिमेसिस अनुकरण से है, इमिटेशन से। कथारसिस वेरिएशन है। माइथॉस को कथावस्तु या कहा जाता है। एथोस को चरित्र, कैरेक्टर। पाथोस को भाव, इमोशन। प्रॉक्टिस को कार्य व्यापार यानी कि एक्शन। अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए कुछ शब्दों का पारिभाषिक अर्थ इस प्रकार है। पहला शब्द है दुखांत। यह ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो, न कि आख्यान के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्वत कर इन भावों का विवेचन करे। स्थित विपर्यय
स्थित विपर्य दुखांत के अंतर्गत कथानक में ऐसे परिवर्तन का नाम है जिससे कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में जो मुड़ जाता है। यह मोड़ संभाव्यता या आवश्यकता के अनुसार होता है। अभिज्ञान, अभिज्ञान का अर्थ है अज्ञान की ज्ञान से ज्ञान में परिणित। यह दुखांत के अंतर्गत कथानक के में पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न करती है जो पात्रों के सौभाग्य या दुर्भाग्य का कारण बनती है। प्रकृति, अरस्तु ने इसके 6 अर्थ माने हैं। यह गति का कारण या साधन है। दूसरा, इसका अर्थ विषय या वस्तु भी होता है। तीसरा, यह तत्व का भी पर्याय है। चौथा, आकृति या रूप का नाम प्रकृति है। पांचवा, विकास प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं। घटक को भी प्रकृति कहते हैं। बुचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वह अंतरिम धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। कला प्रकृति का अनुकरण है। अनुकरण क्या है फिर? वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है। अतः अनुकरण के 3 अर्थ हैं। जो वस्तुएं थी या हैं उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, और तीसरा, उन्हें जैसा होना चाहिए। चरित्र, इसके अंतर्गत सभी विशिष्ट नैतिक गुण या स्थायी चित्त वृत्तियाँ आती हैं, वह चरित्र है। भाव अनुभूत या संवेदना की मनोदशा का नाम है। कार्य व्यापार, जो आंतरिक कार्यों को बोधित करता हो वह कार्य व्यापार है। विरेचन, यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की अंत्यतम क्रिया का नाम है। कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित कर भावात्मक विश्रांति और प्रभावात्मक परिष्कार करती है। अरस्तु प्रथम काव्यशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। लोंजाइनस आ जाते हैं इन पे। मूल यूनानी नाम लोंगिनुस का समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम पेरीहुप्सुस है। इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन 1554 ईस्वी में इतावली विद्वान रोबेर तिल्लो ने करवाया था। पेरीहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। सेंटबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए उदात्त शब्द का प्रयोग किया। सबलाइन, लोंजाइनस ने पेरीहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में पोस्टुम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकिलिउस नामक व्यक्ति ने किया। लोंजाइनस से पूर्व होरेस ने आर्स पोएटिका काव्य कला नामक ग्रंथों को पत्र के रूप में लिखा था। लोंजाइनस के पेरीहुप्सुस में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। अध्याय 1 से 7 में विषय क्या दिया गया है, ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन। अध्याय 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश, उसमें विचार की गरिमा व भाव की प्रबलता का निरूपण। अध्याय 16 से 29 में अलंकारों का निरूपण। अध्याय 30 से 38 में शब्द रूप बिंब आदि का निरूपण। अध्याय 39 से 40 में रचना की भव्यता का निरूपण। अध्याय 41 से 43 में दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी अन्य दोषों की चर्चा। अध्याय 44 में यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारणों का संधान। लोंजाइनस के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अभिमत देखिए। विद्वान हैं सेंट्सबरी। इनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी भाव सर्वोत्कृष्ट है। डेविस डेचेज ने कहा है इनके बारे में, उदात्त प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत है, अभिमत है इनका। स्कॉट जेम्स का अभिमत है, लोंजाइनस प्रथम
स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। एलन टेट का अभिमत है लोंजाइनस अपूर्व होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। विमसेट एवं क्लिंथ बुक्स का अभिमत है पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। एब्रम्स का है अभिमत साहित्य की उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, हारेस सांसारिक और भाषण शास्त्री शूद्र हैं तो लोंजाइनस जीवंत और आधुनिक हैं। पेरिहुप्सुस में सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। लोंजाइनस ने कहा उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोंजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। लोंजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनय नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। लोंजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा, प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों यानी कि विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। चौथा, भव्य पद योजना जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत हो। पांचवा, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। लोंजाइनस उदात्त के 3 अवरोधक भी मानते हैं, जिसमें पहला है शब्दांबर, दूसरा है बालिशता और तीसरा है भावाडंबर यानी कि अस्थानस्थ, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर है। जॉन ड्राइडन कवि एवं नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृति ऑफ ड्रामेटी पोइजी नाट्य काव्य है, जो कि 1668 ईस्वी में प्रकाशित थे। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है। ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की रचना निबंध शैली में की, जिसमें एक पात्र नियंडर नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित है। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथा तथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ड्राइडन ने साहित्य के 2 प्रयोजन आनंद और शिक्षा पर जोर देते हुए लिखा है कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता के साध्य बनाया जा सकता है। ड्राइडन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा है उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। विलियम वर्ड्सवर्थ का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए। जन्म मृत्यु 1770, जन्म मृत्यु 1850 में। जन्म स्थान इंग्लैंड। उपाधि पोएट लारिएट, मित्र कोलरिज। अंतिम संग्रह द प्रील्यूड। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टो स्क्रेचेज सन 1793 में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेट नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1778 ईस्वी में प्रकाशित कराया। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र कहा या माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, जो निम्न है। प्रथम संस्करण 1798 में। भूमिका के शीर्षक हैं एडवर्टीजमेंट। दूसरा है 1800 में प्रकाशित हुआ है प्रीफेस। तीसरा है 1802 में प्रीफेसी है। चतुर्थ 1815 में इसकी भूमिका शीर्षक प्रीफेसी है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भाव
जितना सहज है उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ का यह मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। जन्म 1772 ईस्वी, मृत्यु 1834 ईस्वी, जन्म स्थान इंग्लैंड, मित्र हैं वर्ड्सवर्थ, प्रमुख ग्रंथ हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं की बात करें तो द फ्रेंड, दूसरा है एड्स टू रिफ्लेक्शन, तीसरा है चर्च एंड स्टेट, चौथा है कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ से भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। संतुष्टि के अनुरूप हो। कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में निम्न अंतर बताया। प्रतिभा यानी कि जो प्रज्ञा अर्जित है, कल्पना प्रतिभा है तो प्रज्ञा रम्य कला फैंसी है। प्रतिभा सर्जनशीलता है तो प्रज्ञा संयोजनशीलता है। प्रतिभा मौलिक है तो प्रज्ञा पराश्रित है। कॉलरिज का भाषा संबंधी विचार निम्नलिखित है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उनके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जना का मूल आधार कल्पना है। इसके दो भेद हैं। पहला, कल्पना के दो भेद माने गए। देखिए, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर देखिए। मुख्य कल्पना में देखिए यह समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली शक्ति है। वहीं गौण में देखिए यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। मुख्य कल्पना में आइए दूसरे नंबर पे, यह अचेतन एवं अनैच्छिक है, और गौण कल्पना में देखिए यह चेतन और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना में देखिए यह निर्माण या संगठन करती है। गौण कल्पना में देखिए यह विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती जो विरोधी या विसंसवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करती है। जैसे देखिए, साम्य वैषम्य सामान्य विशेष प्रत्यय बिंब प्रतिनिधिक व्यक्तिक प्राचीन परिचित पदार्थ नवीन और ताजगी संयम भावोश विवेक उमंग कृत्रिम प्राकृति। कल्पना निम्नलिखित ख वर्ग की तुलना में क वर्ग को गौणता प्रदान करती है। क वर्ग कला, ख वर्ग प्रकृति, क वर्ग में रूप रीति, ख वर्ग में वस्तु, क वर्ग में कवि के प्रति समादर, ख वर्ग में काव्य के प्रति सहानुभूति। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन में इमाजिनातियो से हुई, जिसका हिंदी रूपांतरण कल्पना है। फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के फांतासिया से हुई, जिसका हिंदी रूपांतरण रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। रम्य कल्पना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह देश काल के संबंध से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। दूसरा, यह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। यह अपने उपयोग की सामग्री सहचर नियम से ग्रहण करती है। इसका उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। कॉलरिज ने कल्पना और रम्य कल्पना में निम्न अंतर रेखांकित किया है। कल्पना और रम्य कल्पना देखिए, पहला, यह बिंबों को विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। रम्य कल्पना में देखिए यह बिंबों को सिर्फ पास पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। कल्पना में देखिए कल्पना अंतः प्रेरणा प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है।
रम्य कल्पना में यह प्रधानतः स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना में देखिए यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है। रम्य कल्पना में देखिए यह यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है। कल्पना में देखिए यह प्रतिभा की उपज है यह, और रम्य कल्पना यह प्रज्ञा की उपज है। अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कॉलरिज ने किया। बेनेडिक्टो क्रोचे का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए। जन्म 1866 ईस्वी, मृत्यु 1952 ईस्वी, जन्म स्थान इटली, पुस्तक एस्थेटिक, भाषा इतावली, अंग्रेजी अनुवादक डगलस एंसले। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 पुस्तक में है। क्रोचे ने 1902 ईस्वी में ला क्रिटिका पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न है। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 ईस्वी में, डिफेंस ऑफ पोएट 1933 ईस्वी में। क्रोचे के एस्थेटिक के दो भाग हैं। प्रथम, इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है। द्वितीय भाग में इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के आइस्थेसिस या आइस्थेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर गोटलीब बाउमगार्टेन ने किया। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टन को ही माना जाता है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं, जो निम्न है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सैद्धांतिक या ज्ञान, व्यवहारिक या इच्छा। सैद्धांतिक के अंतर्गत अंतः प्रज्ञा और तर्कात्मक आती है, और व्यवहारिक या इच्छा में आर्थिक या नैतिक आ जाती है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, देखिए। पहला, अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला का अंतः प्रज्ञा है। अगला पॉइंट देखिए, कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड है। क्रोचे कला निर्माण के चरण माने जाते हैं, जो निम्न है। पहला, संस्कार, दूसरा अभिव्यंजना, तीसरा सौंदर्यमूलक, चौथा सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतर। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अगले हैं विद्वान टॉमस स्टर्न्स इलियट का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए। जन्म 1888 ईस्वी, मृत्यु 1965, स्थान अमेरिका, निदेशक थे फेबर एंड फेबर, संपादक थे दी क्राइटेरियन, पुरस्कार एवं रचना नोबेल से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। 1948 में रचना थी द वेस्टलैंड। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियों की देख लीजिए। पहली है द सेक्रेट वुड 1920 ईस्वी में, होमेज टू ऑन ड्राइडन 1924 ईस्वी में। तीसरा है एलिजाबेथियन एसेज 1932 में, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में। अगली रचना है सिलेक्टेड एसेज 1934 ईस्वी में, एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न 1936 ईस्वी में, और 7वीं रचना है इनकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये शोध प्रबंध है इनका। इलियट के गुरु का नाम आयरविंग बैबिट और जॉर्ज सांतायना था। इलियट की आलोचना का मूल आधार लेख ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, द सेक्रेट वुड में संकलित है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात
बाय प्रोडक्ट या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट के अनुसार कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा परस्पर पूरक है। साथ ही कहा है कि आलोचक और सर्जक कवि प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इनकी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इलियट की परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख की प्रमुख बातें देखिए। लेख का पूर्वार्ध में प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। ये सब परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। दूसरा है मांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। तीसरा है व्यक्तित्व प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। चौथा है इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगमन है। पांचवा है जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। छठवां है कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। सातवां है कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है। व्यक्तित्व का सतत निर्वाणापण है। व्यक्तित्व के इस अव्यक्तिकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। अभी तक पूर्वार्ध का देखिए, अब लेख का उत्तरार्ध देखिए। इनके पहला है सच्ची आलोचना तथा संवेदनात्मक परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। दूसरा देखिए कलाकृत के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से भिन्न कोटि की होती हैं। तीसरा कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। अगला देखिए कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्ति से पलायन है। ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है। पांचवा है इलियट ने काव्य में सार्थक भाव की अभिव्यंजना को मूल महत्वपूर्ण बताया। सार्थक भाव वह भाव जिसका अस्तित्व काव्य में होता है, कवि के जीवन वृत्त में नहीं। इलियट के अनुसार कविता का सौंदर्य उसकी संहत पूर्णता में है, न कि विच्छिन्न अवयवों से। इलियट ने रिचर्ड्स और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा है, लेमन स्क्वीजर क्रिटिसिज्म कहा है। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्ति विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। संवेदनशीलता के असाहचर्य सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रमी द गुर्मो के ऋणी है। इलियट ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला है मूर्ति विधान, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। कला के रूप में भावों को अभिव्यक्त करने का एक ही उपाय है और वह है किसी सहसंबंधी वस्तु जैसे वस्तु समुदाय परिस्थिति घटना श्रृंखला को ढूंढ निकालना जो उस विशिष्ट भाव का सूत्र हो, ऐसा कि जब वे बाह्य वस्तुएं प्रस्तुत की जाएं तो इंद्रिय अनुभूति में अवसित होकर वे भाव को सद्य उद्वत कर दें। संवेदनशीलता का असाहचर्य दूसरा है। इलियट के अनुसार कवि का मन और संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष यानी कि विचार और हृदय पक्ष यानी कि भाव अभिन्न है। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्षय और ह्रास आ जाता है। इसी को इलियट संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। इलियट ने 3 वाइजेज ऑफ पोएट्री काव्य के 3 स्वर शीर्षक निबंध से 3 नाट्य स्वर की रचना की जो निम्न हैं। प्रथम स्वर जब कवि या तो अपने को संबोधित करता है या फिर किसी को नहीं। द्वितीय स्वर जब कवि किसी छोटे बड़े पाठक श्रोता समुदाय को संबोधित करता है। तृतीय स्वर जब कवि ऐसी बात करता है जो वह स्वयं अपने व्यक्ति रूप में नहीं कह सकता बल्कि जिसे वह सिर्फ उस सीमा के भीतर कह सकता है जिसमें एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित कर रहा हो।
इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य बताए हैं, किंतु वर्षों के अंतराल में उनकी अवधारणा भी बदल गई, जो निम्न है। लेख, निबंध, वर्ष, उद्देश्य। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 ईस्वी। उद्देश्य थे विषदन और रुचि परिष्कार। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 ईस्वी। उद्देश्य थे बोध और आस्वाद। अगले विद्वान हैं इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 से 1979 को अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया गया। रिचर्ड्स ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह किया, अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। रिचर्ड्स ने निम्न पुस्तकों की रचना की। पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी। सहलेखक थे C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड। दूसरी पुस्तक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इसके सहलेखक थे C.K. ऑगडेन। रिचर्ड्स के अन्य ग्रंथ देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी और द फिलॉसफी ऑफ रिटारिक 1936 ईस्वी। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद किए हैं। पहला आलोचनात्मक, इसमें अनुभूत के मूल्य का वर्णन होता है। दूसरा प्राविधिक, इसमें अनुभूत के साधनों का वर्णन होता है। रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। रिचर्ड्स मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय हैं। रिचर्ड्स की आलोचना के दो मूलाधार स्तंभ हैं। पहला मूल्य सिद्धांत, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है या विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तदात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों को अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। रिचर्ड्स ने लिखा है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्ध की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। रिचर्ड्स आवेगों की शांति द्वारा संतुलित विश्रांत को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, साथ ही आनंद को प्रयोजन में कोई स्थान नहीं देते। रिचर्ड्स आवेगों के आधार काव्य के दो भेद मानते हैं। आवेग काव्य और विशेषता देखें तो सजाती काव्य अपवर्जी विशेषता है जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो। विजातीय आवेग में देखिए काव्य है अंतर्वेशी विशेषता है जिसमें विरोधी भावों का संश्लेषण हो। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण ही आलोचना का चरम लक्ष्य है। रिचर्ड्स भाषा के दो रूप मानते हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के चार प्रकार हैं, मुख्यार्थ, भावना, वचनभंगी और उद्देश्य। अब आते हैं नई आलोचना पर। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग 1911 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर ने किया। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रो रैनसन ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 की भूमिका में दी। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. एलियट और I.A. रिचर्ड्स से माना जाता है। नई आलोचना को रोमांटिज्म के विरुद्ध नए क्लासिकल पुनरुत्थान नव अभिजात्यवाद के रूप में देखा गया। नई आलोचना में विभिन्न शब्दों के प्रवर्तक देख लेते हैं। शब्द अंतर्विरोध प्रवर्तक क्लिंथ ब्रुक्स। शब्द तनाव प्रवर्तक एलन टेट। शब्द अनेकार्थकता प्रवर्तक विलियम एम्पसन। शब्द विरोधाभास प्रवर्तक रॉबर्ट पेन वारेन। शब्द विडंबना विसंगति प्रवर्तक क्लिंथ ब्रुक्स। नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक और उनकी कृतियां। आलोचक फ्रैंक रेमंड लीवीज। रचनाएं हैं न्यू
बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री, रिवैल्यूएशन, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री। तीसरा है द ग्रेट ट्रेडिशन, 1948 में आई थी। चौथा है अन्ना केरेनीना एंड अदर एसेज। पांचवा है डिकेंस द नावलिस्ट। छठवां है द कॉमन परसूट। अगले आलोचक हैं मिडलटन मरे, इनकी रचना है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल, 1922 ईस्वी। जेबी क्रच, इनकी रचना है आलोचना है द मॉडर्न टेम्पर। लायनल ट्रिलिंग, इनकी पुस्तक है द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। एजरा पाउंड, इनकी रचना है ABC ऑफ रीडिंग। विलियम एम्पसन, इनकी रचना है 7 टाइम ऑफ एम्बिगुटी। जॉन क्रो रैमसन, इनकी रचना है गॉड विदाउट थंडर, द वर्ड्स बॉडी। एलन टेट की रचना है आनंद, लिमिट्स ऑफ पोएट्री। आनंद, यानी ये रचना का नाम है आनंद, लिमिट्स ऑफ पोएट्री। दूसरी है दी फार्लोन डेमन। RP ब्लैकमर की रचना है लैंग्वेज एज जेस्चर। दूसरी है लायन एंड द हनीकोम्ब। केनेथ बर्ग की रचना है ग्रामर ऑफ मोटिव्स, और दूसरी है पर्सनेस एंड चेंज। क्लिंथ ब्रुक्स की रचना है द वेल राट अर्न, 1947 भी। नई आलोचना के लिए प्रारंभ में सौंदर्यपरक रूपवाद, एस्थेटिक फॉर्मलिज्म और विश्लेषणात्मक आलोचना जैसे नाम सुझाए गए थे। नई आलोचना के संबंधित प्रमुख पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। पत्रिका द क्राइटेरियन, 1922 ईस्वी, संपादक TS एलियट। स्क्रूटनी, 1932 ईस्वी, संपादक FR लेविस। पत्रिका द फ्यूजिटिव, संपादक जॉन क्रो रैमसस। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में विविध वाद। पहला वाद है उत्तर आधुनिकतावाद। शब्द अंग्रेजी के पोस्टमॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला, इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। मत की बात करें तो प्रथम मत में मलय चौधरी के अनुसार स्पेनिश कवि फेदेरिको द वेनिस ने अपनी कविता संग्रह आंतोलेजिया द ला पोएजिया एक्सपेलोना हिमापाना नोमारिकाना की भूमिका में सर्वप्रथम पोस्टमॉडर्न की व्याख्या की। डडली फिट्स ने सन 1942 ईस्वी में पोस्टमॉडर्न के दक्षिणी अमेरिकी कवियों पर प्रभाव को लेकर एथोलॉजी ऑफ कंटेम्पररी लैटिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक लिखी। सन 1947 ईस्वी में पुर्तगाली कवियों का संग्रह फार्मेई एक्सप्रेसाओ नो दोमांस ब्राजिलेरियो दो पेरियदो कॉलोनियल एपोका पोस्टमॉडर्निज्म प्रकाशित हुआ। वहीं दूसरे मत में देखें तो सच्चे अर्थों में जॉन फ्रांकोइस लियोतोर को उत्तर आधुनिकता का जनक माना जाता है। विश्वग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज की संज्ञा मार्शल मैक्लूहान ने दिया। लियोतोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा। उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाईयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। लियोतार ने लिखा है, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और सांस्कृतिक तथा उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। इसे वे उपभोक्तावादी पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत
लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। उत्तर आधुनिकता की प्रमुख घोषणाएं देखिए। घोषणाकर्ता और घोषणा। डैनियल बेल ने कहा है विचारधारा का अंत। जैक डेरिडा ने कहा घोषणा की है मनुष्य की मृत्यु। लोरा बार्थ ने घोषणा की है लेखक की मृत्यु। लायन ट्रिलिंग ने किया है लेखक का अंत। एडम्स विल्सन ने किया है परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं। इलियट ने किया है उपन्यास का अंत। अब आ जाते हैं, दूसरा है वाद, अति यथार्थवाद। साहित्य और कला के क्षेत्र में ऐसा आंदोलन जिसका जन्म विश्व युद्धोत्तर फ्रांस में हुआ। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक आंद्रे बेंता ने सूरियलिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1924 में अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सूरियलॉजिज्म में किया था। आंद्रे बेंता ने अपने घोषणा पत्र के प्रकाशन से पूर्व अपने मित्र फिलिप सुपाल्ट के सहलेखन में मैनिफेस्टो के मूल पाठ का प्रकाशन 1919 ईस्वी में लेस चैंपर्स मैग्नेटिज्म शीर्षक से कराया था। आंद्रे बेंता ने अति यथार्थवाद में स्वतः चलित लेखन को साहित्यकारों के लिए अपरिहार्य माना है। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोयम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस्टन जारा ने सन 1916 में किया। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक डेनिश विद्वान सारेन किर्केगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी में थे। अस्तित्ववाद के समर्थकों में नीत्शे, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडगर, गैब्रियल मार्शल, जॉन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि का नाम महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने घोषणा की कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड डी सोस्यूर थे। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेषण से निर्मित होती है। ये घटक एक ओर परस्पर संबद्ध होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण निर्मित के साथ उनका संतुलित संश्लेषण होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेषण है। सोस्यूर ने संरचनावाद की स्थापना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नामक पुस्तक में की। इनके अनुसार भाषा के दो रूप हैं। द लांग, इसे अंतर्वैयक्तिक भाषा या व्यवस्था कहा जाता है। द परोल, इसे व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जाता है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद को मिथकों के अध्ययन पर लागू किया। लेवी स्ट्रास ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। लेवी स्ट्रास के अनुसार मूक मिथक लॉन्ग है, जो इसके अलग अलग रूप परोल हैं। संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय रोला बार्थ को जाता है। रोला बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में की। उन्होंने कहा कि हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उप संरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद आदि की गुंफ के रूप में देखा जा सकता है। रोला बार्थ के अनुसार साहित्य निर्माण में 5 नियम काम करते हैं। पहला व्याख्या, चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता। इन्हीं नियमों से होकर सारा पाठ गुजरता है। संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रेय लुई अल्थ्यूसर को दिया जाता है। उत्तर संरचनावाद को संरचनावाद का अगला चरण माना जाता है। उत्तर संरचनावाद अवधारणा की स्थापना में 5 फ्रांसीसी विद्वानों की भूमिका माना जाता है। पहले हैं क्लाडे लेवी स्ट्रॉस, दूसरे हैं माइकल फूको, तीसरे हैं रोला बार्थ, लुई अल्थ्यूसर और 5वें हैं जैकियस लकन। उत्तर संरचनावाद में सारा बल पाठ टेक्स्ट पर दिया जाता है। कला के लिए मूल फ्रांसीसी भाषा एल आर्ट का अनुवाद सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग विक्टर कजिन ने 1818 ईस्वी में किया था।
विक्टर कजिन के भाषाओं का प्रकाशन सन 1836 ईस्वी में हुआ। एल आर्ट और एल आर्ट सूत्र का कला के लिए कला अनुवाद सर्वप्रथम वाल्टर पेटर ने किया। कलावादी साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कांट, सेलिंग, गोथे और शिलर को जाता है। सौंदर्यवादी और अथवा कलावादी प्रवृत्ति के सर्वप्रथम प्रभावकारी रचनाकार गाउटियर हैं। कला के लिए कला आंदोलन का प्रवर्तक करने वाले प्रमुख लेखक निम्न देशों से संबंधित हैं। फ्रांस से हैं मदाम द स्टाल, थियोफिल गोतिये, पियरे शार्ल बादलेयर, स्टाफेन मरलार्मे। इंग्लैंड से है जेम्स विस्लर। दूसरे हैं ऑस्कर वाइल्ड। तीसरे हैं वाल्टर पेटर। अगले हैं कार्लाइल एडमंड गूज। अमेरिका से हैं इमर्सन और एडगर एलन पोप। कलावादियों की प्रमुख रचनाएं देखिए। रचनाकार रचना थियोफिल गोतिये की रचना है प्रीमियर पोएजी। एडगर एलन पो की रचना है द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन, द पोएटिक प्रिंसिपल। बादलेयर की रचना है फ्लावर्स ऑफ द इविल काव्य संग्रह है। वाल्टर पेटर की रचना है स्टाइल निबंध है यह। जेम्स विस्लर की रचना है 10 o'clock। विभिन्न कलावादियों का कला के संदर्भ में की गई टिप्पणी निम्नलिखित है। ये सब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कला की सत्ता राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र तथा निरपेक्ष होती है। कला का शिल्प उसे स्वतः पूर्ण, श्रेष्ठ तथा मूल्यवान बनाती है। गोतिये का कथन है। कविता सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि है एवं उसका प्रभाव आत्मा का गहन और शुद्ध अन्वयन है। यह कथन है एडगर एलन पो का। कला का सत्य अपने अंतर्दर्शन के प्रति ईमानदार बना रहने में होता है। वाल्टर पेटर का कथन है ये। कला का उद्देश्य सुंदरता की खोज और निरूपण है। ये कथन है जेम्स हिस्लर का। कला चरम सत्य और जीवन कथा की एक विधि है। यह कथन है ऑस्कर वाइल्ड का। आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम जॉर्ज लुकास ने प्रस्तुत किया। जॉर्ज लुकास की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। द मीनिंग ऑफ कंटेम्पोररी रियलिज्म। दूसरा है स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म। तीसरा है हिस्टोरिकल इत्यादि। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। सर्वप्रथम फ्रेंज रोह ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए मैजिशियर रियलिज्म पद का प्रयोग किया। जादुई यथार्थ का प्रतिष्ठापक बूलो को माना जाता है। जादुई यथार्थ से जुड़े प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित हैं। जॉर्ज साइको। दूसरे हैं लुइस बोर्गस। तीसरे हैं गैब्रियल गार्सिया मार्वेज, एलोजो कार्पेतियर, मार्कवेज इत्यादि। यथार्थवादी कला का आरंभ 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावियर की प्रसिद्ध रचना मदाम बावेरी के प्रकाशन में हुआ। बाल्जाक और जोला जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन किया उसे प्रकृतवाद कहा जाता है। प्रकृतवाद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में हुआ। प्रकृतवाद फ्रांसीसी काव्य जगत का पारनेसियनिज्म के बाद का एक आंदोलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इन पारनेसियनों के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रकृतवादियों ने सिम्बॉलिस्ट्स या डिकेट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया। फ्रांस में प्रकृतवाद के पुरस्कर्ता बादलेयर माने जाते हैं। 1886 ईस्वी में कवि जीन मारेआस ने फिगारो नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें प्रकृतवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड में प्रकृतवाद का प्रवर्तन विलियम बटलर येट्स ने किया। प्रकृतिवादी आंदोलन को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक निम्नलिखित देशों से संबंधित हैं। फ्रांस से हैं चार्ल्स बादलेयर,
पाल वर्लेन, अर्थर रिम्बद, स्टीफेन मलार्मे। इंग्लैंड से हैं जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउनसन। जर्मनी से है स्टीफेन जॉर्ज। अमेरिका से है एमी लावेल। प्रकृतिवादियों ने चार्ल्स बाडलेयर की कविता करस्पॉन्डेंस सादृश्य को अपना घोषणा पत्र माना। चार्ल्स बाडलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि भी माना जाता है। बिंबवाद का उदय 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों के सहयोग से आरंभ हुआ। बिंबवाद के प्रवर्तक टी यू ह्यूम माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी। फ्लिंट ने सन 1913 ईस्वी में पोएट्री पत्रिका में बिंबवाद के 3 सिद्धांतों की घोषणा की। पहला है विषयगत या विषयीगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण। दूसरा है जो चित्र विधायक न हो उस शब्द का बहिष्कार। तीसरा है लय से युक्त संगीत योजना। प्रमुख बिंबवादी आलोचक रिचर्ड्स आटिंगटन, हिल्डा डुलियट, D.H. लॉरेंस, विलियम कार्लोस विलियमसन, जॉन हेचर, एमी लावेलो। टी ह्यूम की महत्वपूर्ण रचना का नाम स्पेस्क्यूलेशंस है। मिथक यूनानी शब्द मिथॉस से बना हुआ जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ। मिथ की समीक्षा का प्रवर्तक नॉर्थप फ्राई को माना जाता है। युंग ने बिंब का आर्कटाइप आद्य बिंब माना है। लेवी स्टॉक ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। मार्क्सवादी दर्शन पद्धति के 3 अनिवार्य घटक हैं: द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवादी आलोचक के प्रमुख समीक्षक देखा जाए लुकाच, लेनिन, माओ त्से-तुंग, ग्रम्शी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, बेख्त, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमैन, एडार्नो आदि। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द हैं उपाहम, इड, अहम, ईगो, पराहम, सुपर ईगो, लिबिडो, चेतना इत्यादि। फ्रायड के प्रधान शिष्य निम्न हैं: अल्फ्रेड एडलर, कार्ल वास्टव युंग। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग जेम्स ने शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया। रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से शुरू हुआ। रूपवाद का आंदोलन सूत्रपात 1919 ईस्वी में विक्टर शक्लोक्स्की ने रूस में किया। रूपवाद के समर्थक निम्न हैं: बोरिस इकेनबान, रोमन जेकोब्सन, जॉन मुकरोवस्की, रेने वेलेक आदि। रूपवादी पूरा बल भाषा पर देता है। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीकी है, उसके बाद और कुछ। रूपवादियों के 2 केंद्र हैं, भास्की यानी मास्को में और पीटर्सबर्ग में। विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा माने जाते हैं। जाक देरिदा का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए। जन्म हुई थी 1930 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 2004 में। जन्म स्थान है अल्जीरिया। गुरु नाम फूको अल थ्यूसर। पुस्तक है आप ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। रोमांटिज्म स्वच्छंदता शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल थे। राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व था। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स से हुआ। संकलन त्रय 3 यूनिट्स पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन समन्वित होते हैं। पाश्चात्य आलोचनात्मक की कुछ प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक देख लेते हैं।
ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। लेखक हैं सार्त्र का पुस्तक है बीइंग एंड नथिंग, क्रिटिकल ऑफ डायलेक्टिक रीजन। मार्टिन हाइडर की रचना है बीइंग एंड टाइम। कामू की रचना है मिथ ऑफ सिसिफस। माओ की रचना है प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। देरिदा की रचना है पुस्तक है द एंड ऑफ मैन, दूसरी है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, तीसरी राइट एंड डिफरेंस। लोरा बार्थ की पुस्तक है द डेथ ऑफ आथर। कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। थॉमस लव पिकॉक की रचना है द फॉर एज ऑफ पोएट्री। शैली की रचना है द डिफरेंस ऑफ पोएट्री। सी.डी. लेविस की पुस्तक है द पोएटिक इमेज। एफ.एस. फ्लिंट की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इमेजिज्म। अर्नेस्ट फिशर की पुस्तक है द निसेसिटी ऑफ आर्ट। कार्डवेल की रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है कल्चर एंड एनार्की, दूसरी है लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, और इनकी अंतिम पुस्तक है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 ईस्वी।